So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे फंक्शंस का, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा रिलेशंस वाला टॉपिक, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन क्या है, डोमेन रेंज क्या होती है फंक्शन की, डिफरेंस क्या है फंक्शन और रिलेशन के बीच में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सारा का सारा इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल केस है रिलेशन का। क्या है, स्पेशल केस रिलेशन का है। और जैसे रिलेशन जो है हमारा a क्रॉस b का सबसेट होता है, वैसे ही हमारा फंक्शन भी a क्रॉस b का ही सबसेट होता है। सो डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास a और b कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है। देन फंक्शन को क्या लिखेंगे, इट इज अ मैपिंग, ये एक मैपिंग है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ बी। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये डेफिनेशन जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो फंक्शन क्या है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक मैपिंग है, एक असाइनमेंट है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। मींस ए का हर एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। अभी इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं, ये देखो, जैसे यहां पे f कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हम a सेट टू b सेट ऐसा। तो यहां पे लेट अस सपोज 1 2 3 है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे a b c d e ऐसा है कुछ, ठीक है। तो इसका हर एक एलिमेंट, जो a का हर एक एलिमेंट b के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज 1 एसोसिएट हो गया a के साथ, 2 हो गया b के साथ, लेट अस सपोज 3 भी b के साथ ही हो गया एसोसिएट। सो a का हर एक एलिमेंट b के एक एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। इसको बोलते हैं हम फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। अभी देखो बेटा, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। यहां पे जो a वाला सेट है, अगर फंक्शन a टू b है, जो ये a सेट है इसको बोलेंगे डोमेन, जो b सेट है इसको बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। और यहां पे जो एलिमेंट्स असाइंड हैं किसी ना किसी एलिमेंट को, तो उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। और आप यहां पे देख रहे हो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई, मींस बी सेट जो पूरा का पूरा है वो क्या है, कोडोमेन। बट जो एलिमेंट्स हमारे असाइंड है यहां पे, उनको क्या बोलेंगे, रेंज। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। किसका सबसेट है, कोडोमेन का, ठीक है। तो डोमेन को यहां पे, डोमेन को हम बेटा इनपुट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं। डोमेन इनपुट बोल दो, या हम, ठीक है ना, यहां इसको, इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे इसको प्री इमेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज। जो रेंज होती है ना, रेंज को हम आउटपुट भी बोल सकते हैं और इमेज भी बोल सकते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। तो फंक्शन जो भी हम लिखेंगे मैथमेटिक्स में, फंक्शन को लिखने का मेथड क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y फंक्शन है x का, y क्या है, फंक्शन है x का। मींस y इन टर्म्स ऑफ x है, x भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, साइन x, कॉस x, लॉग x, मींस x का फंक्शन है वो, ठीक है। तो यहां पे ये जो x की वैल्यू है यही है डोमेन। क्या है, डोमेन भी बोल सकते हैं इसको, इनपुट भी बोल सकते हैं, या फिर प्री इमेज भी बोल सकते हैं। तो ये जो y है ये है रेंज, y रेंज है, या इसको आउटपुट भी बोल सकते हैं या फिर इमेज भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखो बेटा, ये जो x की वैल्यूज हैं आपकी, ये वैल्यूज किसकी हैं, x की, तो इनको हम प्री इमेज, इनपुट या डोमेन बोल सकते हैं।
जो ये वाली वैल्यूज है दो, ए और बी, इनको क्या बोलेंगे? रेंज। इसको रेंज भी बोल सकते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर इमेज भी बोला जा सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां पे बेटा एक चीज याद रखना कि ये वाला जो वेरिएबल है एक्स, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे? यहां पे देखो, लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना? y इन टर्म्स ऑफ x है, इट मींस y किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा। लेट अस सपोज बेटा यहां पे मैं x की वैल्यू 1 फिल करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्लियर? x की वैल्यू 2 फिल करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू 3 फिल करूंगा, y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 फिल करूंगा, y की वैल्यू 16। सो मींस x की वैल्यू मैं इंडिपेंडेंटली कोई भी चूज कर रहा हूं, बट y की वैल्यू x के हिसाब से आ रही है। क्लियर? y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू के ऊपर। x तो मैं इंडिपेंडेंटली कोई भी चूज कर रहा हूं, बट y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू x आ रही है। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, बट x क्या है? इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है? अभी ये तो आ गई बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है? तो डोमेन और रेंज और कोडोमेन, ये तीन चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। मैं अभी इसका एक अलग लेक्चर भी बनाऊंगा, ठीक है ना? बट फिलहाल आप ये चीज देखो कि डोमेन क्या है? डोमेन है सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन में वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनके द्वारा फंक्शन डिफाइंड होगा, मींस जिनके लिए फंक्शन अनडिफाइंड रहेगा या इंफिनिटी बन जाएगा, तो वो पॉइंट्स हमने डोमेन में नहीं लेने। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है x, तो ये तो किसी भी पॉइंट पे इंफिनिटी नहीं बनेगा, किसी भी रियल नंबर के लिए इंफिनिटी नहीं बनेगा। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ f को d ऑफ f ऐसा लिखते हैं। डोमेन क्या हो जाएगी बेटा? इसकी रियल नंबर्स। बट लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है 1/x। कौन सा फंक्शन है? 1/x। तो ये इंफिनिटी कब बनेगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0। मींस डोमेन में रियल नंबर्स में से 0 हमें निकालना पड़ेगा। सो डोमेन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। वो वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं हमने जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, मींस इंफिनिटी नहीं बनेगा। जिन पॉइंट्स के लिए फंक्शन इंफिनिटी बनेगा वो हमने निकाल देने हैं। क्लियर? उसके बाद बात आ गई बेटा रेंज की। तो रेंज क्या है? रेंज है आउटपुट। रेंज है आउटपुट, मींस जो जो हमारी डोमेन के अंदर है उसके हिसाब से y की क्या वैल्यूज आ सकती हैं उसको बोलेंगे रेंज। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो y है, y क्या है? फंक्शन ऑफ x। y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर, मींस जो हमारी रेंज होगी वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगी। रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डोमेन के ऊपर। ठीक है? मींस यहां से हम रेंज में क्या करते हैं? रेंज में हम y की पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x या डोमेन। ठीक है ना? मींस x के हिसाब से, डोमेन के हिसाब से जो पॉसिबल आउटपुट आ सकती है हमारी, जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं y की, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है? और जो कोडोमेन है वो तो पूरा का पूरा सेट B है। तो रेंज जो है वो बेटा कोडोमेन में से ही आती है, या तो उसके इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है। रेंज कभी भी कोडोमेन से ज्यादा नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या फिर कम होगी। इसके क्वेश्चंस बेटा मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है? पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो ये था बेटा आपका फंक्शन का डेफिनेशन। होता क्या है? हम मैथमेटिक्स में y इज इक्वल टू f ऑफ x से लिखते हैं, आपका एक्सरसाइज में यही चलेगा। ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूं मेन पॉइंट्स कि हमने रिलेशन पढ़ा, अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि फंक्शन एक स्पेशल केस है रिलेशन का, पहली बात। दूसरी बात कि जो फंक्शन है वो भी सबसेट है A क्रॉस B का। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रिलेशन भी सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, डिफरेंस होगा। तो वही डिफरेंस हमने देखना है। जब बेटा हम रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन R होता है A सेट टू B सेट, मैंने उस वीडियो में बोला था, याद करो, कि जो डोमेन है वो A सेट में से आएगी। A सेट पूरा का पूरा डोमेन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? बट जो डोमेन है वो किस में से आती है? A सेट में से आती है।
बट यहां पे मैं फंक्शन की बात करूं, अगर फंक्शन है ए टू बी, देन पूरा का पूरा सेट ए ही डोमेन है। पहला डिफरेंस लग गया पता आपको, ठीक है। रिलेशन में मैंने बताया था कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई रिलेशन आर है, उसमें 1 2 का पेयर है, लेट अस सपोज 1 3 का पेयर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, डोमेन। तो जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, रेंज। यही चीज बोली थी, ठीक है। बट लेट अस सपोज यही भी हो सकता है कि जो हमारा ये सेट है जहां से डोमेन आ रही है, तो हो सकता है ये 1 2 3 ऐसा हो। मींस जो हमारा डोमेन आएगी वो ए सेट में से आएगी रिलेशन के लिए, बट फंक्शन के लिए पूरा का पूरा सेट जो ए है वो पूरा का पूरा सेट ही डोमेन है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। मींस ए के सारे एलिमेंट कवर अप होंगे, मींस यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही पता लग गया कि रेंज की जो डोमेन है वो ए सेट में से आती है, पूरा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। तो बट फंक्शन के लिए ये सेट पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन ही कहलाएगा, ये कम नहीं हो सकता, मींस यहां पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठ सकता। तो ये तो हो गया बेटा आपका पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया आपको, क्या है कि फंक्शन में जैसे फंक्शन है ए टू बी, एफ हमने फंक्शन लिखा, यहां पे 1 2 3 है, यहां पे ए बी है। सो 1 की लेट अस सपोज इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, तो यहां पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रह सकता। इट मींस ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, या क्या होगा, रिलेशन होगा। समझ गए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपका बेटा डिफरेंस है वो ये है, सॉरी थर्ड डिफरेंस ये है आपका कि लेट अस सपोज मैं चाहूं यहां पे ऐसा कि 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी भी है, ठीक है, और 2 की इमेज चलो बी है, 3 की इमेज सी है, चलो ये तो ठीक है। तो एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी, ये फंक्शन में, ठीक है, कंडीशन है, रिलेशन में जरूरी नहीं है। रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है, देखो मैंने यहीं पे लिखा ना, रिलेशन में 1 2 1 3 का पेयर हो सकता है, बट फंक्शन में 1a 1b का पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डेफिनेशन पे आ जाए कि फंक्शन क्या है, मैपिंग है फ्रॉम सेट a टू b सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ a इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ b। मींस a का हर एक एलिमेंट b के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। सो मैं चाहूं कि 1 को a के साथ और b के साथ एसोसिएट करना, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये बेसिकली 3 डिफरेंस हैं रिलेशन और फंक्शन के बीच, ठीक है। ये आपने बहुत ही ज्यादा याद रखना। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक आर सेट गिवन है, हमारे पास कोई भी, ठीक है, यहां पे 1 2 का पेयर है, ठीक है, 2 3 का पेयर है, 3 4 का पेयर है। ये कहता है कि चेक करो कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमने सिर्फ पहले वाले एलिमेंट्स चेक करने हैं। अगर ये पहले वाले एलिमेंट्स सारे डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन। तो लेट अस सपोज हमारे पहले एलिमेंट्स, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी 1 2 और 1 3 को, और यहां पे 2 3 भी ले लो। तो अगर यहां पे पहले वाले एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। मींस यहां से हम ये समरी निकाल सकते हैं कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी, और ये डेफिनेशन भी यही है हमारी, ठीक है। ये चीज बेटा आपने याद रखनी है। हाँ, एक चीज ये हो सकती है, आप ये भी गलती में मत रहना, ये चीज हो सकती है फंक्शन में, फंक्शन में लिख देता हूं यहां पे f a to b है, 1 2 3 यहां पे मैं a लिख देता हूं। ये हो सकता है कि 1 की इमेज a है, 2 की इमेज भी a है और 3 की इमेज भी a है, ये पॉसिबल है। मींस एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी, बट एक एलिमेंट की प्री इमेज जितनी मर्जी हो सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक एलिमेंट की इमेज तो एक ही होगी, बट एक एलिमेंट की प्री इमेजेस जितनी मर्जी हो सकती हैं। ये ट्रू है, ये इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले तो 3 डिफरेंसेस है आपके रिलेशन और फंक्शन के बीच में, और ये फंक्शन होता है, ठीक है ना, ये फंक्शन ही है। तो ये बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं इस बात को। मैंने क्या बोला कि इमेज एक ही होगी एक एलिमेंट की, बट किसी एक एलिमेंट की प्री इमेजेस बेटा जितनी मर्जी हो सकती हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है फंक्शन में, वो फंक्शन का फंक्शन ही रहेगा आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है,
तो अभी हम बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये बेटा बहुत ही बेसिक से टाइप्स हैं आपके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले वाला जो टाइप है दैट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन को हम बेटा सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, मींस दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होगी। इसको क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, हमारे पास कोई एफ फंक्शन है ए सेट टू बी सेट, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा 1 2 3, यहां पे ए बी सी डी लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो 1 की इमेज लेट अस सपोज ए है, 2 की इमेज सी है और 3 की इमेज बी है। मींस हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन है। तो नॉट वन वन क्या होगा? जो वन वन नहीं है वो क्या होगा? अगर एक दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो जाए, लेट अस सपोज 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट वन वन। मींस वन वन फंक्शन क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। क्लियर? दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती। अगर दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही है, इट मींस वो वैल्यूज भी एक ही हैं। तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं क्वेश्चंस में कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, मींस x1 की इमेज और x2 की इमेज अगर इक्वल है, इट मींस x1 इज इक्वल टू x2, मींस दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे। मींस अगर दो एलिमेंट्स की इमेज भी एक ही है तो इट मींस वो दोनों एलिमेंट भी एक ही होंगे। इट मींस हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये हो गया बेटा फर्स्ट फंक्शन वन वन फंक्शन, इसको हम सब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। सेकंड इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या फिर हमें इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। अभी हमने बेटा बात की डोमेन, कोडोमेन की और रेंज की, ठीक है। कोडोमेन, रेंज, देखो क्या है फर्क दोनों में। अगर हम यहां पे फंक्शन लेते हैं एफ ए टू बी, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, लेट अस सपोज यहां पे 1 2 3 है, यहां पे ए बी सी है। 1 की इमेज या ए बी ले लेते हैं, ठीक है। 1 की इमेज क्या है? ए। 2 की इमेज भी क्या है? ए। और 3 की इमेज क्या है? बी। और लेट अस सपोज हमारा बी सेट क्या है? वो भी ए बी ही है। मींस यहां पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है। यहां पे खाली था ना डी, डी तो किसी के साथ ऑक्यूपाइड था या नहीं, एसोसिएट था ही नहीं, बट यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, एसोसिएट नहीं होगा। इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि रेंज किसके इक्वल हो जाएगी? कोडोमेन के। ये चीज आपकी जानने लायक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑन टू फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जहां पे रेंज किसके इक्वल हो जाएगी? कोडोमेन के। मींस राइट हैंड साइड पे कोई भी एलिमेंट यहां पे खाली नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो इनटू हो जाएगा। इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? जो पहली वाली एग्जांपल ये ले सकते हो आप, वैसे यही पे ले लो, ये है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई एलिमेंट हमारा ब्लैंक बैठा है, मींस ये किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बोलेंगे हम इनटू फंक्शन। सो आपके 3 टाइप्स कवर हो गई बेटा, एक वन वन, एक ऑन टू और एक थर्ड वन इज इनटू फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी हम नेक्स्ट टाइप्स करते हैं। ये मैं रब कर दूं पहले। हाँ जी, तो नेक्स्ट है बेटा आपका दैट इज मोनोटोन फंक्शन, फोर्थ टाइप। मोनोटोन मींस जो एक जैसा बिहेव करेगा। इसमें बेटा चार तरह के फंक्शंस आते हैं। पहला होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तीसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और फोर्थ वन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 4 ही फंक्शंस हैं इसमें, ठीक है। मैं सभी फंक्शंस का आपको कंडीशन और आपको मैं उनके ग्राफ बताऊंगा कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आइए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अगर हमारा x1 x2 कोई 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी, सभी के लिए मैं यही लूंगा x1 और x2 कोई भी 2 पॉइंट्स। अगर x1 लेस देन x2 है देन f ऑफ x1 भी लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन।
मींस अगर यहां पे ध्यान से देखना, मैं आपको ग्राफ बताता हूं, यहीं पे ग्राफ मैं ड्रा कर देता हूं आपका। क्या है, यहां पे मैं x1 पॉइंट ले लेता हूं और यहां पे मैं x2 पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। अगर x1 कम है x2 के, देन फंक्शन की वैल्यू, लेट अस सपोज ये फंक्शन की वैल्यू x1 पे है, ठीक है, और ये फंक्शन की वैल्यू x2 पे यहां पे भी हो सकती है या फिर यहां पे भी हो सकती है। मींस ये है, देखो बेटा f ऑफ x1 का मतलब क्या है, y1 की वैल्यू। देखो हम y और f ऑफ x को दोनों को एक ही चीज मानते हैं, ठीक है। यहां पे हम जब भी x एक्सिस की बात करेंगे, y एक्सिस की बात करेंगे, तो ये क्या बताएगा आपका डोमेन, तो ये क्या बताएगा आपका रेंज। मींस ये फंक्शन की वैल्यू, y एक्सिस जो फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, ठीक है। तो ये है f ऑफ x1 की वैल्यू और ये है f ऑफ x2 की वैल्यू। यहां पे भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। मींस x1 पे फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू x1 पे या तो x2 से कम होगी, या तो x2 से कम होगी फंक्शन की वैल्यू, या फिर इक्वल होगी। तो इस वे का स्टेयरकेस का ग्राफ बन जाएगा ऐसा। क्लियर, मींस जैसे यहां पे x2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है x1 के। यहां पे फंक्शन f ऑफ x2 की वैल्यू ज्यादा है f ऑफ x1 पे, ये तो f ऑफ x1 की वैल्यू है, तो यहां पे f ऑफ x2 की वैल्यू इक्वल है f ऑफ x1 के। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग का ग्राफ। क्लियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा कि अगर x1 लेस देन x2 है बट f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 मींस इक्वल नहीं होगा। x2 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी x1 पे, इक्वल नहीं होगी, ज्यादा होगी। तो इसका ग्राफ बेटा इस में ऐसा आएगा कि जैसे ये x1 है, जैसे ये x2 है, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू x1 है, यहां पे f ऑफ x1 है, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x2 है। तो x2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल हो जाएगी तो स्टेयरकेस जैसा बन जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगी, हमेशा ही ज्यादा होगी, इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा कि अगर x1 लेस देन x2 है बट f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 है, मींस x1 पे फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी f ऑफ x2 के। क्लियर, तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका ऐसा कर्व बन जाएगा, बनेगा स्टेयरकेस, बस ये नीचे को बनेगा। लेट अस सपोज ये x1 है, ये x2 है, यहां पे देखो x2 तो ज्यादा ही है x1 से, ये तो ठीक है कंडीशन आपकी, बट जो फंक्शन की वैल्यू x1 पे है, ये है फंक्शन की वैल्यू x1 पे, ये या तो फंक्शन की वैल्यू x2 के इक्वल है या फिर या ज्यादा है। मींस f ऑफ x2 की वैल्यू या तो इससे कम होगी या इसके इक्वल होगी, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा बेटा कि अगर हम x1 लेस देन x2 मानेंगे, देन f ऑफ x1 ग्रेटर ही होगा f ऑफ x2 के। मींस जैसे यहां पे ले लो, ये x1 है, ये x2 है, तो फंक्शन की वैल्यू x1 पे, देखो ये फंक्शन की वैल्यू x1 पे फंक्शन की वैल्यू x2 से ज्यादा है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो y एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो x एक्सिस पे वैल्यू होगी वो x की ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आगे बेटा आपके मोनोटोन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अभी, हाँ जी, तो नेक्स्ट जो फंक्शन है बेटा दैट इज आवर इवन ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन क्या है, पहले मैं इवन फंक्शन समझाऊंगा आपको। इवन फंक्शन क्या है, हमारे पास f ऑफ x कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, हम x की जगह पे -x भरेंगे, अगर वो सेम ही आ गया तो क्या हो जाएगा, इवन। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x है x स्क्वायर, यहां पे मैं -x फिल करूंगा तो -x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर के। मींस ये किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के। मींस अगर मैं x को -x भरूंगा सेम ही आंसर आ जाएगा, उसे बोलेंगे इवन फंक्शन। दूसरा है बेटा ऑड फंक्शन, अगर मैं x की जगह पे -x भरूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x x³ ले लेते हैं, तो x की जगह पे मैं -x फिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, -x³। तो अगर x की जगह पे -x पुट करने पे नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। अगर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। उसके बाद है बेटा इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक f और एक g। दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों की
डोमेन जो है वो सेम होगी, मींस डोमेन ऑफ एफ किसके इक्वल होगी, डोमेन ऑफ जी के इक्वल होगी, ये आपकी कंडीशन होगी। और दूसरी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और जी ऑफ एक्स की वैल्यूज इक्वल होंगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मींस दो फंक्शन है, दोनों की डोमेन इक्वल है। दूसरी बात, दोनों की जो आउटपुट्स हैं एक्स की वैल्यू के लिए वो सेम है, मींस एक्स की वैल्यू लेट अस सपोज 1 ले लें, लेट अस सपोज हमने एक्स की वैल्यू 1 ली, तो जो वैल्यू हमारी एफ की आई है आउटपुट की, वही जी की भी आएगी, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल देता हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास फंक्शन है एक एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, क्योंकि ये कहीं पे भी जो है वो इंफिनिटी नहीं बनेगा। क्लियर। तो दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी भी डोमेन क्या है, रियल नंबर, क्योंकि ये जीरो, ये इंफिनिटी कब बनेगा, जब ये जीरो बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जीरो पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, अभी तक तो आपने यही पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे कंप्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में भी स्क्वायर भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। बट यहां पे कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा जिसका स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। मींस एक्स की वैल्यू यहां पे कोई भी ऐसी नहीं होगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो हमारी यहां पे डोमेन भी क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स ही आ जाएगी। बट अगर मैं जी एक्स फंक्शन में से एक्स कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं काटूंगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो एक तरह का क्या बच गया, सिर्फ एक्स। तो यहां पे एफ फंक्शन भी क्या है, अकेला एक्स। मींस दोनों की आउटपुट सेम ही रहेगी और दोनों की डोमेन भी क्या है, सेम ही है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गए, दोनों इक्वल फंक्शंस हो गए। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, हाँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। कोई फंक्शन जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो अल्फा यहां पे क्या हो जाएगा, उसका पीरियड, जितने टाइम बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा उससे क्या बोलेंगे, पीरियड। फॉर एग्जांपल घड़ी की बात कर लें, अगर हम AM PM छोड़ दें तो अभी टाइम जितना भी होगा, लेट अस सपोज अभी 10 बजे हैं, तो 12 घंटे बाद कितने बजेंगे, फिर 10 AM PM को छोड़ देते हैं, फिर 12 घंटे के बाद कितने बजेंगे, 10, फिर 12 घंटे के बाद कितने बजेंगे, 10। मींस घड़ी एक हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, 12 आवर्स। अगर हम AM PM को छोड़ दें, AM PM को रखेंगे तो फिर 24 आवर्स। समझ गए। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, मींस x प्लस अल्फा करने पे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, f ऑफ x के इक्वल ही आएगी। तो अल्फा यहां पे क्या हो जाएगा, पीरियड, जितनी देर बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा दैट इज पीरियड। नेक्स्ट है बेटा अनडिफाइंड फंक्शंस। अनडिफाइंड फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पे होंगे, एट अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेट्स मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट पे हमारा फंक्शन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का बन जाए, 0 बाय 0 फॉर्म का बन जाए, ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म का बन जाए, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी का बन जाए, ठीक है, इंफिनिटी की पावर 0 का बन जाए, या 0 की पावर 0 का बन जाए, या फिर 0 इंटू इंफिनिटी बन जाए, ये सारी फॉर्म्स अनडिफाइंड फॉर्म्स हैं, या इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यहां पे 2 पुट करके देखो तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो इनमें से बेटा आपकी कोई फॉर्म बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड फंक्शंस, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये तो बेटा था आपका आज का लेक्चर। यहां पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन, उसका बेसिक डोमेन रेंज का कंसेप्ट, ठीक है, कोडोमेन का कंसेप्ट और फंक्शन की टाइप सारी की सारी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको अपने सिलेबस के रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर बेटा। चलो बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। गुड बाय बेटा।